तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप का, जो कि हमारे क्लास 10 का हिस्ट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे नेपोलियन ने नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने का कोशिश किया था, कैसे वो अपना जो है सत्ता एस्टैब्लिश किया, नेपोलियनिक कोड लाया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा। फिर नेपोलियनिक कोड, जो नेपोलियन कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन लाया था, उससे क्या क्या बेनिफिट हुआ फ्रांस के सोसाइटी को और यूरोपियन सोसाइटी को। साथ में ये भी हम लोग देखे थे कि कैसे जो है लोगों को नेपोलियन का जो आइडियोलॉजी था कि वो आगे इन फ्यूचर क्या करना चाहता है, वो जल्दी समझ में आ गया। ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों को देखना है कि व्हाट वर द रीजन फॉर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप and how the nationalism in Europe originated or created, means how it becomes possible to create or make nationalism in Europe। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या क्या समस्या आया, कौन जो है मेन रोल प्ले किया यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए। देखो, यदि हम लोग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पर ध्यान दें, ठीक है, तो यदि यूरोपियन सोसाइटी पर हम लोगों की नजर जाए, हम लोग यदि यूरोपियन सोसाइटी पर देखना चाहें तो देखेंगे कि वहां का जो यूरोपियन सोसाइटी था, वहां का जो पॉलिटिकल डिजाइन था वो थोड़ा काफी कॉम्प्लेक्स था। पॉलिटिकल डिजाइन कॉम्प्लेक्स मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर जो है सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं था। बहुत सारे एम्पायर में बटा हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज मींस यूरोप जो है बहुत सारे टेरिटरीज, बहुत सारे एम्पायर में बटा हुआ था, और हर टेरिटरीज का, हर एम्पायर का अलग अलग अपना अपना ऑटोनोमस शासक थे। ठीक है, ऑटोनोमस शासक थे। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट, मींस वे लोग अपना अपना किसी पर निर्भर नहीं थे। जैसे हम लोग का क्या है, इंडिया का अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, यदि बात करें स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो अभी जो है कंप्लीटली ऑटोनोमस नहीं है हमारे स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मान लो बिहार का ही बात कर लेते हैं, यूपी का ही बात कर लेते हैं, कलकत्ता का ही बात करते हैं, कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं है। इसमें जो है सेंट्रल जो है दखलंदाजी कर सकता है, ठीक है। दिल्ली का बात कर ले, ऑटोनोमस नहीं है। हाँ, मगर वही होता है कि अब बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार साहब को जो मन में आता सो करते हैं, बिना किसी कॉमा फुल स्टॉप का जो मन में आता सो करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। मींस इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल पावर फिर नहीं होता। इट मींस कहने का कि केंद्र जो है उसका कंट्रोल स्टेट पे नहीं होता। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि बिहार इज एन व्हाट ऑटोनोमस स्टेट, ऑटोनोमस टेरिटरी, ऑटोनोमस स्टेट है। तो ऐसा अभी तो नहीं बोल सकते हम लोग, बट उस टाइम जितने भी एम्पायर्स थे, जितने भी टेरिटरीज थे, सबका अपना अपना मतलब ऑटोनोमस रूलर थे। मतलब दैट टेरिटरीज वर ऑटोनोमस टेरिटरीज। As for example, if we talk about, तो जर्मनी देख लो, इटली देखो, स्विट्जरलैंड देखो, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में बटा हुआ था। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा किंगडम्स था, बहुत सारा टेरिटरीज था, बहुत सारा जो है क्या बोलते हैं एम्पायर था। इसी में देखोगे तुम कि डच और कैंटन्स, ये दो जो रूलर्स थे, दो किंगडम्स के रूलर्स, वो जो है अपना मतलब ऑटोनोमस टेरिटरी एस्टैब्लिश किए हुए थे अपने आप को। ये लोग जो डिफरेंट डिफरेंट ऑटोनोमस टेरिटरीज वाले रूलर थे, वो अपने आप को जो है क्या मानते थे? इंडिपेंडेंट मानते थे, किसी के अधीन नहीं मानते थे। ओके, किसी के अंडर नहीं मानते थे, वे अपने आप को क्या मानते थे?
ऑटोनोमस मानते थे। एग्जाम्पल हम लोग इस यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारा देख सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यदि देखना चाहें कि हाँ कैसे कैसे किंगडम में बटा हुआ था, कैसे कैसे एम्पायर में बटा हुआ था, तो देखेंगे हम लोग कि ईस्टर्न एम्पायर और सेंट्रल यूरोप, मतलब सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप पर ध्यान देंगे तो वहां देखेंगे क्या कि देवर अंडर एरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज। देवर अंडर एरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज मतलब कहने का कि सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का बात करें तो वो अलग जो है एरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर जो है था, मींस उस पर रूल जो है एरिस्टोक्रेटिक मोनार्कीज का था। और भी कुछ कुछ हम लोग देख लेंगे किंगडम्स का, जैसे हंगरी का बात कर लेते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर का बात कर लेते हैं, गैलिसिया का बात कर लेते हैं। ये सारे जगह जैसे हंगरी हो गया, गैलिसिया हो गया, हैब्सबर्ग एम्पायर हो गया, तो ये सब का डिफरेंट डिफरेंट मतलब अपना अपना जो है ऑटोनोमस रूलर्स थे। अब देखो ये सब में वेराइटीज भी काफी ज्यादा, वेरिएशंस भी काफी ज्यादा था, मींस सोसाइटी के अमॉन्ग इथनिसिटी और वेरिएशंस जो है काफी ज्यादा था। मतलब कहने का कि दे स्पोक्स डिफरेंट लैंग्वेज, दे फॉलो डिफरेंट कल्चर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाले, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज वाले। और ये लोग अपने आप में, ये सारे लोग एक दूसरे को, ये होता है कि अभी इंडियन में हम लोग बोलते हैं ना कि वी ऑल आर इंडियंस, सबके अंदर एक भावना है, एक माइंड में है कि नहीं वी आर नॉट आई एम, वी आर का यहाँ कंसेप्ट है अभी। बट इस यूरोपियन टाइम में, इस टाइम में हम लोग यूरोपियन सोसाइटी का बात करें तो इन लोगों के माइंड में वी आर नहीं था, इन लोगों के माइंड में था आई एम। ठीक है, क्या था? आई एम मींस मैं ही हूं। ठीक है, अभी तो हम लोग बोलते हैं हम लोग हैं, हम लोग भारतवासी, मींस वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बट यहां बोलेगा आई द पीपुल ऑफ दिस टेरिटोरी। ठीक है, आई द रेसिडेंट ऑफ दिस किंगडम, मतलब कहने का कि आई द रूलर ऑफ, आई द मींस यहाँ पर आई का कांसेप्ट था, वी का कांसेप्ट नहीं था। ये आई का कांसेप्ट कैसे वी के कांसेप्ट में कन्वर्ट हुआ, यही तो हम लोग को देखना है इसमें। जैसे ये आई का कांसेप्ट वी के कांसेप्ट में कन्वर्ट हो गया तो हो गया वो क्या, नेशनलिज्म का आइडिया आएगा वहीं पर। वी जैसे ही आएगा वहीं पर जो है साथ रहने का सोच क्रिएट होगा, और जब साथ रहने का सोच क्रिएट होगा तो वो जो है नेशनलिज्म को जन्म देगा। देखते हैं हम लोग, एक हैब्सबर्ग एम्पायर था जिस पर शासन किसका चलता था, जो कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पर इसका रूल चलता था, हैब्सबर्ग एम्पायर का, ऑस्ट्रिया हंगरी का। यहाँ पर देखेंगे कुछ रीजन्स थे, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर में हम लोग देखेंगे कि अल्पाइन रीजन था। ठीक है, वो अल्पाइन रीजन में जो है जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है इस रीजन में। देखो बहुत सारे अल्पाइन, ये क्या बोलते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलेंगे तुमको। जैसे अल्पाइन में तुमको मिल रहा है कौन सा लैंग्वेज बोलने वाला, तो अल्पाइन में तुमको मिल रहा है जर्मन बोलने वाला। अब अल्पाइन रीजन में कौन कौन सा क्षेत्र, और अल्पाइन जो क्षेत्र आया, अल्पाइन जो रीजन आया, इसमें और क्या क्या आ जाएगा, मतलब जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया छपरा, छपरा में गांव आ गया ना, दिगवारा वगैरह वगैरह क्या क्या, तो वैसे ही क्या आ जाएगा, टाइरोल आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, उसके बाद सुडेनलैंड आ जाएगा, बहरेनिया आ जाएगा, ये सारा चीज आ जाएगा। तो ये सब जगह जो है लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। एज फॉर एग्जाम्पल कि ये लोग जो है कौन सा लैंग्वेज बोलते थे, तो ये लोग बोलते थे तुमको जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। उसके बाद जो है इटालियन भी बोलते थे, मीन्स कुछ लोग जर्मन बोलते थे, कुछ इटालियन बोलते थे। अब देखो इटालियन स्पीकिंग और ये क्या बोलते हैं,
पीपुल्स का बात करें, इटालियन स्पीकिंग और रीजन्स का बात करें तो इटालियन स्पीकिंग रीजन कौन कौन था इस यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में? तो लंबार्डी था, वेनेसिया था, ये सब जगह पर जो है देखो लंबार्डी और वेनेसिया में क्या बोला जाता था? इटालियन लैंग्वेज बोला जाता था। जबकि देख रहे हैं हम लोग की अल्पाइन रीजन में, अल्पाइन के टाइरोल, बहरेनिया, ये सब में क्या बोला जा रहा है? तो जर्मन बोला जा रहा है कि नहीं? ठीक उसी तरह जो है आगे जो है हम लोग देखेंगे कि हंगरी है, हंगरी में जो है फिर डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाएगा, फिर गैलिसिया में डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाएगा। देखेंगे हम लोग कि हंगरी जो है वहां पर क्या बोला जाता है? बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपुल वहां क्या बोलते हैं? मग्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मग्यार बोलते हैं। मीन्स कहने का कि हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोलता है? मग्यार, और अदर हाफ जो है डिफरेंट लैंग्वेज बोलेगा। मतलब हो गया कि 50% बोल रहा है मग्यार और 50% में बाकी सारा लैंग्वेज बोलने वाला। तो देखो कितना सारा जो है डाइवर्सिटीज देखने को मिल रहा है, कितना सारा वेरिएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। मीन्स ये सारे वेरिएशन के बावजूद एक हो पाना देखना कितना टफ होगा। अब देखो गैलिसिया का ही बात कर रहे हैं तो गैलिसिया में जो है यहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक पीपल जो है कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। गैलिसिया में कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? पॉलिश। गैलिसिया में कौन सा लैंग्वेज? पॉलिश बोलते थे। इट मीन्स कहने का कि देखो अभी मैंने क्या 3 डोमिनेंट्स क्या ग्रुप्स का नाम लिया अभी, हंगरी, हैब्सबर्ग, गैलिसिया। किसका नाम लिया मैंने? हंगरी का, हैब्सबर्ग का एंड गैलिसिया का। हंगरी का यदि बात करें तो वहां का सिचुएशन हम लोगों ने देखा है कि नहीं? हैब्सबर्ग का सिचुएशन अभी हम लोगों ने देखा कि जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, इटालियन स्पीकिंग पीपल थे। गैलिसिया का सिचुएशन मैं देख रहा हूं कि वहां पर पॉलिश स्पीकिंग पीपल है। तो इस तरह का जो है बहुत सारा वेरिएशंस था यूरोपियन कंट्रीज में, और ये सारे वेरिएशंस को ओवरकम करके नेशनलिज्म को एस्टैब्लिश कर पाना कितना टफ होगा, मतलब एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के लिए, वो हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे कैसे जो है नेशनलिज्म का फॉर्मेशन हुआ, क्रिएशन हुआ। अब देखो इतना सारा, इतनी सिटीज था, इतना सारा वेरिएशंस था, इतना सारा डाइवर्सिटीज था, मींस लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, मतलब इतना सारा वेरिएशंस होने के बावजूद ये लोगों के बीच यदि किसी भी तरह का आपस में बंधन था, आपस में लोग जुड़े हुए थे, तो उसके पीछे बस एक और एकमात्र रीजन, एलिजियंस टू द एम्पेरर, मतलब शासक के प्रति निष्ठावान। मींस ये लोग हर चीज अलग था मगर सब कोई का जो निष्ठा था, सब कोई का जो विश्वास था वो अपने शासक के प्रति, बस वही एक कॉमन था इन लोगों में। एक ही बात कॉमन था कि दे वर allegiance to the emperor of their empire or the territory or the kingdom। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि मिडिल क्लास का क्या प्रभाव रहा किसमें? तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में। इसलिए अब हम लोग देखेंगे एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम लोग देखेंगे एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास में हम लोग को देखना क्या है? तो यूरोपियन सोसाइटीज में जो है एरिस्टोक्रेट्स लोग कौन थे एंड मिडिल क्लास का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ये मिडिल क्लास के बारे में आखिर क्यों पढ़ने के लिए बोला जा रहा है? क्यों हम लोग को इस टॉपिक में मिडिल क्लास के बारे में पढ़ाया जा रहा है? क्यों हम लोगों को बताया जा रहा है कि एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, एरिस्टोक्रेसी क्या था, क्यों बताया जा रहा है कि मिडिल क्लास का ओरिजिनेशन कैसे हुआ? तो ये सब का एक टाई अप है, एक लिंक है। हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है ना, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वो नेशनलिज्म बनेगा यही सबसे, इसी कारण से बनेगा। इसलिए हम लोगों को ये बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये व्यर्थ का टॉपिक है सर, आप बोले नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ाने के लिए, सर ये क्या पढ़ाने लगे सर, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास, ये तो डायरेक्ट बताइए ना मिडिल क्लास।
डायरेक्ट बताइए सर, डायरेक्ट की नेशनलिज्म कैसे? नहीं, डायरेक्ट बताने से यदि आप लोगों को समझ में आ जाता तो फिर इतना सारा बताने का जरूरत नहीं होता मुझे। इसलिए बस थोड़ी सी तो है, थोड़ा सा जानना है आप लोग को, ज्यादा नहीं जानना है। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास का मतलब जान लेना है, बस खत्म हो गया। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो था, यूरोपियन सोसाइटी जो था, उसमें एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? मिडिल क्लास का इमर्जेंस कैसे हुआ? मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है? तो देखो, हर सोसाइटी में 3 सेक्शन होता है। एक होता है अपर सेक्शन, एक होता है लोअर सेक्शन और एक होता है मिडिल सेक्शन। मतलब कहने का कि एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। मीन्स एक अमीर होता है, एक गरीब होता है और बीच में होता है ना ही अमीर है ना ही गरीब है। और किसी भी तरह का समस्या हो दुनिया में, कोई भी समस्या हो, उसमें पिसता केवल मिडिल क्लास है। जानते हो क्यों? अब एक बात बताओ, गर्मी का समय है, ठीक है, जो अमीर है, पैसा वाला है, उसको क्या सोचना है भाई कि गर्मी है या ठंडा? वो तो एसी में सोएगा, एसी में उठेगा, एसी में घूमेगा। जो गरीब है उसको क्या सोचना है पंखा क्या होता है, एसी क्या होता है? उसको तो अपना नेचुरल हवा, जहां पेड़ पौधा, जहां नेचुरल हवा मिला वहीं सो गया। हम लोगों का समस्या क्या है? तो हम लोगों का समस्या है कि हम लोग रोड पर, पेड़ के नीचे, पेड़ के पास भी नहीं सोएंगे और एसी भी नहीं खरीद पाएंगे। मतलब कहने का कि रहेंगे घर में ही, रहेंगे घर में ही, और आदत भी नहीं है गर्मी में रहने का, ठीक है, आदत भी नहीं है गर्मी में रहने का, रहेंगे घर में ही, रहेंगे चार दीवारी के अंदर ही। तो उस केस में समस्या होगा कि एक एसी खरीद लेते ना, अच्छा इस बार जो है मंथली मिलेगा ना, कुछ सेविंग करके और ईएमआई पर एक एसी ले लेंगे। समस्या किसको? मिडिल क्लास को। सोचा कौन? मिडिल क्लास सोचेगा। ये तो एक्शन कौन लेगा? अपर क्लास? नहीं, एक्शन भी लेगा मिडिल क्लास। तो जितना भी चेंजेज होता है ना सोसाइटी में, जो भी सडन चेंजेस, रिवॉल्यूशनरी चेंजेज होता है, वो सब मिडिल क्लास के कारण। क्योंकि मिडिल क्लास में होते हैं प्रोफेसर्स, मिडिल क्लास में कंसीडर किए जाते हैं टीचर्स, मिडिल क्लास में कंसीडर किए जाते हैं वकील, मिडिल क्लास में कंसीडर किए जाते हैं डॉक्टर, मिडिल क्लास में कंसीडर किए जाएंगे इंजीनियर। मींस कहने का कि जितना भी एजुकेटेड वर्ग है वो सब काउंट किया जाएगा किसमें? मिडिल क्लास में। एजुकेटेड वर्ग किसमें? मिडिल क्लास में, ठीक है। और देखो यहां पर हम लोग देखेंगे एरिस्टोक्रेट्स, मुट्ठी भर तो था ही। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे जानते हो? एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स ये बहुत ही सिंपल चीज है। दोज हु ओन्ड लार्ज मास ऑफ लैंड, मींस भूमाफिया। अभी के भाषा में जो तुम लोग बोलते हो भूमाफिया, अरे बाप रे बाप, इतना एकड़ जमीन का ऑनर है, मालिक है। तो जमीन का मालिक इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के सोसाइटी में, यूरोपियन सोसाइटी में सोशली और पॉलिटिकली यदि डोमिनेंट कोई था, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मतलब कहने का सिंपल, पावरफुल, हर क्षेत्र में हर बात मानेगा लोग इसका, पावरफुल था। तो वो कौन था? तो जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हो, ठीक है, जमींदार लोग। अभी का भूमाफिया, पहले का जमींदार, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेट्स लोग जमींदार थे, मींस जमीन के मालिक। ये लोग जो है डिफरेंट मतलब क्या बोलते हैं, रीजनल डिविजन्स में बटे हुए थे। हर जगह हर कोई जहां जिस एरिया का जितना जमीन का मालिक जो है, मतलब अपना आपस में जो है वहां पर उस समाज में अपना पैर जमाए हुए है, ये काम करो। इनके खेत में खेती कौन करेगा? तो बेचारा पीजेंट्स लोग, सर्फ्स लोग, मतलब मजदूर। उसके बदले कुछ ये लोग अनाज दे देंगे उसको,
गुलामी कराएंगे उसको, उससे हाथ पैर दबाएंगे उससे, मतलब ये सब हुआ करता था। सबसे ज्यादा यूरोपियन सोसाइटी में यदि बात करें किसका जनसंख्या था तो पीजेंट्स लोग का, गरीब का जनसंख्या हर जगह वैसे भी ज्यादा होता है, पीजेंट्स लोगों का जनसंख्या सबसे ज्यादा था, सबसे कम इन लोगों का था। फिर भी सोचो मुट्ठी भर था लोग और पूरा पे राज करता था लोग। इसको बोलते हैं मनी पावर, लैंड पावर। ठीक है, ओके। तो इस कारण से हम लोगों को ये पढ़ना है, क्योंकि ये जो नेशनलिज्म का आइडिया हम लोग के माइंड में ओरिजिनेट होगा, वो ओरिजिनेट कहीं ना कहीं इन्हीं लोग के कारण होगा। ये लोग ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये लोग ही इसमें रोल प्ले करेंगे। इनके कारण किसी से गुस्सा होकर, कोई खफा होकर, मतलब कोई जो है गुस्सा होगा उससे, इस कारण से उसको लगेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बस कलेक्टिव लिविंग का जब सोच आएगा लोगों में तो नेशनलिज्म क्रिएट होगा। पहले ही बताया मैंने, आई के जगह पर वी होगा तो नेशनलिज्म ओरिजिनेट होगा। तो देखेंगे हम लोग कि जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल किंगडम्स, रीजनल डिवीजन में बटे हुए थे, रीजनल किंगडम्स में जो एरिस्टोक्रेट्स लोग बटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्र का पर मतलब अपना कब्जा जमाए हुए थे लोग। ठीक है, इसका बाद जो है पूरा जितने भी गरीब तबके के लोग, पीजेंट्स लोग, सर्फ्स लोग, ये लोग जो है इनका बात मानता था। हाँ, ये जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे वो आपस में डिफरेंट डिफरेंट रीजन के एरिस्टोक्रेट्स आपस में कैसे टाई अप रहते थे, तो बाय द बॉन्ड ऑफ मैरिज, बाय द टाई ऑफ मैरिज। अरे भाई वो जमींदार ये जमींदार, दोनों के घर का बेटा बेटी का शादी कर दो, वाह 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 वाह, और जमीन बढ़ गया हम लोग का। अभी भी मूवी वगैरह में देखते हो तुम लोग, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो है बिजनेसमैन से ही शादी करेगा क्या, तो अब हमारा संपत्ति डबल हो गया। पॉलिटिशियन जो पॉलिटिशियन से शादी करेगा, हम एमएलए हैं, एमपी के बेटी से शादी करेंगे, बाप रे बाप, हम भी एमपी के लेवल का हो गए। आईएएस आईपीएस लोग जो है एमएलए के घर में शादी करना चाहेगा, मेरे पास पॉलिटिकल अप्रोच आ गया, मतलब होता है ना, बस बस वही वही जो तुम लोग समझ रहे हो। ठीक है, अब इसी बीच हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम लोग देखेंगे, मींस एक इंडस्ट्रीज वगैरह के कारण मार्केट का क्रिएशन हुआ, और उस मार्केट के कारण न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। मींस टाउन का इमर्जेंस, टाउन का ग्रोथ क्या किया, मतलब ट्रेड और टाउन्स का ग्रोथ जो है वो किसको ओरिजिनेट होने का मौका दिया, तो न्यू मिडिल क्लास को ओरिजिनेट होने का कारण। तो यहाँ पर एक मार्केट बना। जैसे सिंपल सा बात है, हम लोग क्या है, हम लोग दिखवारा में हैं, हम लोग जो है यदि हम लोगों को पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, एजुकेशन सेंटर पे जाएंगे, वहां पर जाएगा, वहां पर एजुकेटेड लोगों का एक जमावड़ा होगा। एजुकेटेड लोग जानते ही हो कौन सा क्लास, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास का ओरिजिनेशन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल सेक्टर, दैट मींस ट्रेड वगैरह, ये सब के कारण जो है क्या हुआ, मिडिल क्लास का इमर्जेंस हम लोग देखेंगे। ओके, अब उसमें देखेंगे क्या हम लोग कि जैसे ही मतलब मार्केट्स वगैरह का ओरिजिनेशन हुआ, ट्रेड वगैरह जो है वाइड स्प्रेड हुआ, मतलब बढ़ा, ठीक, तो कमर्शियल क्लास का ओरिजिनेशन हुआ, न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। अब ये सब के कारण धीरे धीरे इंडस्ट्रीज वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ते गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या, औद्योगिकरण। मींस कहने का कि अब मासिव अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में गुड्स का प्रोडक्शन होने लगा, और मींस कहने का कि अब जो है सोसाइटी जो है दूसरे रुख की तरफ बढ़ रही है। मतलब कहने का कि अब जो है लोग जो है किस चीज पर मतलब प्रोडक्शन के तरफ ये हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब प्रोडक्शन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। प्रोडक्शन की तरफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो क्या आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस व्हाट, इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट, प्रोडक्शन का इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बात की जाए तो सबसे पहले कहां आया था, इंग्लैंड में। कहां आया था, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। तो कब, तो अप्रॉक्स
1750 के अप्रॉक्स, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ये तो तुम लोग समझते हो ना। देखो यदि 18th सेंचुरी बोला जाए, ठीक है, 18th सेंचुरी बोला जाए मतलब 1701 से लेकर 1701 से लेकर कहां तक, 1800 तक, ये कहलाएगा 18th सेंचुरी। 19th सेंचुरी बोला जाए तो 1801 से लेकर 1900 तक कहलाएगा 19th सेंचुरी, ठीक है। 20th सेंचुरी बोला जाएगा तो 1901 से लेकर 2000 तक, इस तरह, मतलब सेंचुरी जो है 1701 से 1800, 18th सेंचुरी एक पहले चलता है पीछे, ठीक है, पीछे पीछे। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में देखेंगे सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां पर आया, इंग्लैंड में, और देन आफ्टर ये कहां पर पहुंचा, फ्रांस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। जर्मन स्टेट्स में पहुंचा इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या बोलते हैं, प्रकोप या छाया, मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन आया फ्रांस में, जर्मन स्टेट्स में कुछ। ये कब, तो ये यहाँ पर क्रिएट हुआ था, यहाँ पर आया था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जबकि यहाँ जर्मन स्टेट्स और फ्रांस ये सब जगह पर आते आते ये 19th सेंचुरी में आ गया। मींस ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्रांस और यहाँ पर जर्मन स्टेट्स में आया। अब ये सब के कारण यहाँ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब डिफरेंट अब सारे यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंटिनेंट्स में हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, तो हर जगह ना मिडिल क्लास का ऑर्गेनाइजेशन होगा, हर जगह ना मिडिल क्लास का जनसंख्या बढ़ेगा, मतलब हर जगह बिजनेसमैन क्रिएट होगा, हर जगह जो है एजुकेटेड सेक्शन सोसाइटी में ये होगा, बढ़ेगा। मींस कहने का कि बिजनेसमैन लोग बढ़ेगा, वर्कर लोग बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बढ़ेगा, ये सब लोगों का प्रोफेशनल्स लोग बढ़ेंगे। तो ये सब लोग जब बढ़ेंगे, और ये सब को मैंने पहले ही बता रखा है कि किसमें काउंट किया जाता है, मिडिल क्लास में। तो मिडिल क्लास बढ़ेगा, और मिडिल क्लास जब बढ़ेगा तो ये लोग फिर चिंतन करेंगे, जो जो समस्या आएगा उस पर चिंतन करना। एक्चुअल में बात करें तो मिडिल क्लास का ही काम होता है। अब देखो ये जो मिडिल, मैंने बोला ना कि एरिस्टोक्रेसी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों मिडिल क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे बस एक ही कारण तो मैंने पहले ही बताया है। वो कारण क्या है, तो वो कारण ये है कि मिडिल क्लास जो है नेशनल यूनिटी के आइडिया को सबसे पहले क्या किया था, अपने माइंड में लाया था। मतलब कहने का कि मिडिल क्लास के कारण ही नेशनल यूनिटी का आइडिया लोगों के माइंड में आया। वो भी कैसे, तो अब देखो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, ये लोग जो है इन लोगों से किसी न किसी तरह का समस्या होगा। भाई जब तक समस्या नहीं होगा तब तक हम मिडिल क्लास का काम है कि बोलते नहीं है। मींस मैं यदि बोल रहा हूं किसी के अगेंस्ट, इट मींस जरूर कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मतलब कहने का कि मिडिल क्लास के लोग जो है जल्दी किसी के बीच में दखल अंदाजी नहीं करते हैं जब तक उनको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो अब ये लोग जो है मिडिल क्लास, जो बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, ये लोग थे, इन लोगों को लगने लगा कि नहीं, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज जो है वो क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और ये सारे सोच के साथ इन लोगों के माइंड में क्या आया, नेशनल यूनिटी का आइडिया आया। ओके, तो ये सारा चीज हम लोग देख रहे हैं।